Ladies and gentlemen, do you know what is OPEC and do you know why it is important? Okay, let me tell you. This group established in September 1960 with five founding members. OPEC now includes 12 oil exporting countries that coordinates between themselves to stabilize prices and oil market. You know how much oil is important for any country. If there is a slight fluctuation in its prices, it increases the cost of each and every commodity in a country. That's why it is a very important group. you know it remains a central player in guiding oil energy balance and pricing through strategic supply management. We will do an overview of this group in our next section. Thank you. Hi everyone, my name is Pratik Tiwari, and today's topic is going to be about a group that is OPEC, the world's oil powerhouse. But before starting this slideshow, I want you to see the map of Middle East. अब आप देख सकते हैं ये मिडल ईस्ट है, ठीक है, इनको मिडल ईस्ट कहा जाता है। और इसमें कुछ कंट्रीज़ है जैसे सीरिया हो गया, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, यमन, ठीक है। ये सारी जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, मतलब इनके पास ऑयल का रिजर्व जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और कुछ फैक्ट्स की बात भी आपको बता दूं कि कुछ वॉर भी ब्रोक आउट हुए थे बिटवीन कंट्रीज़ लाइक ईरान इराक वॉर। उस टाइम इराक के प्रेसिडेंट हुआ करते थे सद्दाम हुसैन, ठीक है। तो क्योंकि कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, कुछ टेरिटरियल डिस्प्यूट्स हुआ करते थे, ठीक है। तो पहला हुआ इराक ईरान वॉर। फिर उसके बाद इराक को जो है हैवी लॉसेस का जो है सामना करना पड़ा, तो इसलिए इराक ने जो है अटैक कर दिया ऑन कुवैत, क्योंकि कुवैत के पास भी ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा है। तो उसको कहा जाता है पर्शियन गल्फ वॉर, क्योंकि कुवैत जो है पर्शियन गल्फ के पास टच करता है, तो इसे पर्शियन गल्फ वॉर भी कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें इधर तो इजिप्ट है, इजिप्ट सीरिया और इसराइल के बीच में भी एक वॉर हुआ है। हम नेक्स्ट सेक्शन में इसके बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो दीज आर द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, और इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है सऊदी अरेबिया, क्योंकि ये फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसके पास ऑयल रिजर्व भी बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, चलिए अब हम स्लाइड के थ्रू देखते हैं। OPEC, the Organization of Petroleum Exporting Countries, controls approximately 80% of the world's proven oil reserves and influences global energy market prices and policies. तो 80% जो है इसका वर्ल्ड का जो है ऑयल रिजर्व जो है इन कंट्रीज़ के पास है। अब आज के एजेंडा में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो इट्स ओरिजिन एंड फॉर्मेशन, कब और कैसे जो है ये इस्टेब्लिश हुआ, मेंबरशिप की बात करेंगे, हिस्टोरिकल इम्पैक्ट की बात करेंगे एंड करंट चैलेंजेस की बात करेंगे। अब ओपेक फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ओपेक जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में, सितंबर 10, 1960, और उस टाइम इसके 5 मेंबर्स हुआ करते थे, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत एंड वेनेजुएला, ठीक है जी। और ये किस लिए इस्टेब्लिश हुआ था बिकॉज द प्राइमरीली टू प्रिवेंट वेस्टर्न ऑयल कंपनीज फ्रॉम यूनिलेटरली लोअरिंग ऑयल प्राइसेस, क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि वेस्टर्न जो कंट्रीज है वो यूनिलेटरली अपने मनमाने तरीके से जो है वो ऑयल के प्राइसेस को फ्लक्चुएट कर देते थे, आइदर दे वुड यू इंक्रीज और डिक्रीज इट। तो दैट्स वाई इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द प्राइसेस ऑफ द ऑयल दे मेड दिस कार्टेल। अब बात करते हैं ओपेक की मेंबरशिप एवोल्यूशन की। तो पहले तो 5 मेंबर्स हुआ करते थे, उसके बाद फिर और भी जो है दे गॉट द मेंबरशिप ऑफ दिस कार्टेल, जैसे कतर हो गया, इंडोनेशिया, लीबिया, अबू धाबी, अल्जीरिया। फिर 1970 में और भी जुड़े, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबन। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब ऐड ही हुए, कुछ ने अपनी मेंबरशिप को जो है रिवोक भी किया, जैसे इक्वाडोर है, गैबन हो गया, इंडोनेशिया ने विड्रॉ कर लिया। लेकिन फिर 2010 एंड 2020 में कुछ कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिना, कॉन्गो, कतर, अंगोला, इक्वाडोर। तो दीज आर द मेंबर्स, ये मेंबरशिप एवोल्यूशन हुआ। अब हम बात करते हैं इस ओपेक्स की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो ओपेक का जो है साल में 2 बार कॉन्फ्रेंस होता है, मीट ट्वाइस अर्ली टू कोऑर्डिनेट पॉलिसीज ऑन ऑयल प्राइसेस। ये 2 बार मिलते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं कि जो ऑयल के प्राइसेस चल रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए कि अभी नॉर्मली $160 पर बैरल जो है वो चल रहा है। तो क्या ये जो हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं मार्केट के अंदर, क्या वो सही है, क्या हमें ज़्यादा करना चाहिए, क्या हमें कम करना चाहिए। तो ये बातें जो है कॉन्फ्रेंस में होती है। क्या हमें ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, क्या हमें कम करना चाहिए, या फिर कोई वॉर अगर ब्रोकआउट होती है किसी कंट्रीज़ के बीच में, तो क्या हमें उसे सप्लाई करना चाहिए ऑयल की नहीं करना चाहिए, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं सेकंड आता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन, कन्वीन्स द कॉन्फ्रेंस। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो ये ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है इसको मैनेज करते हैं। कॉन्फ्रेंस साल में 2 बार हेल्ड होगा, तो कहाँ होगा, कैसे होगा, इन सब चीज़ों को जो है वो गवर्न करते हैं।
सेक्रेटेरिएट भी का काम होता है अपॉइंटेड फॉर 3 years, इंक्लूड्स रिसर्च एंड एनर्जी स्टडीज़। तो सेक्रेटेरिएट का काम क्या होता है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करता है कि जो ऑयल, पेट्रोलियम रिजर्व्स, गैस रिजर्व जो है किस कंट्री में कितना हो रहा है, क्या क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा आ रहा है, तो सेक्रेटेरिएट का काम ये सब होता है। अब ओपेक्स की ग्लोबल ऑयल डोमिनेंस की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है 80% रिजर्व जो है वो इन कंट्रीज़ के पास है, और जो रिमेनिंग है वो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के पास है। तो ओपेक मेंबर्स कलेक्टिवली ओन अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रूवन पेट्रोलियम रिजर्व, वाइल अकाउंटिंग फॉर 40% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन। 80% रिजर्व है, 40% प्रोड्यूस करते हैं। तो आप देख रहे हो कि कैसे कि अपने डोमिनेंस, अपने हेजेमोनी को अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब मेंबर्स की डाइवर्सिटी की बात करें, वेरिड इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़, तो हर एक मेंबर जो इसका पार्ट है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अलग है, उनका रिजर्व अलग है, उनकी कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड डू द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सब कुछ डिफरेंट है। तो हाई पर कैपिटल रिजर्व वाले जो कंट्रीज है, जैसे कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया, दे आर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज। सो दीज मेंबर्स हैव सब्सटेंशियल फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैन मोर इजीली एडजस्ट प्रोडक्शन लेवल टू इन्फ्लुएंस मार्केट। लेकिन लार्ज पॉपुलेशन नेशन हो गए जैसे ईरान, इराक, नाइजीरिया, इनको क्या करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इनको प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा करना पड़ता है एज रिलेटिव टू देयर रिजर्व। ओके, और जहाँ तक बात की जाए सऊदी अरेबिया की, विद द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व एंड हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, हैज़ ट्रेडिशनली प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन डिटरमाइनिंग ओवरऑल प्रोडक्शन एंड प्राइसेस। तो सऊदी अरेबिया जो है आज भी जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है, और वो ही जो है वो डिटरमाइन करता है, मतलब उसका इफेक्ट जो है इस मेंबरशिप के अंदर इफेक्ट जो है, और उसकी वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। अब क्या ओपेक जो है एक इफेक्टिव कार्टेल है? अब आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट जो है वो है कि मेंबर सॉवरेनिटी लिमिट्स कोऑर्डिनेशन। तो मेंबर्स के बीच में फाइट होती रहती है, जैसे ईरान इराक वॉर हो गया, इराक और कुवैत के बीच में वॉर हो गया। तो ये सारे वॉर जो है ये चलते रहते हैं, तो इसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। डिफ़िकल्टी हार्मोनाइजिंग प्राइसेस एंड प्रोडक्शन पॉलिसीज़, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग फिनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, अलग अलग फिनेंशियल पावर होता है। कोई कहेगा कि प्राइसेस बढ़ा दो, कोई कहेगा कम कर दो, कोई कहेगा कि प्रोडक्शन बढ़ा दो, कोई कम कर दो, तो हार्मोनाइज करना बहुत जो है मुश्किल हो जाता है। और आर्गुमेंट 4 में क्या आता है, सक्सेसफुली प्राइस डिफेंस ड्यूरिंग वेरियस पीरियड। तो बहुत सारे ऐसे पीरियड्स होते हैं जहाँ पे ये सारे मिलके डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि वॉर ब्रोक आउट हो गया, जब इसराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में वॉर ब्रोक आउट हुआ था, तो इन लोगों ने क्या किया था कि ऑयल के प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो इस कार्टेल ने उस टाइम अपना पावर दिखाया था कि दिस मच पावर वी होल्ड। ओके, सो दीज आर द आर्गुमेंट विद दिस कार्टेल। अब 1973 की ऑयल प्राइसेस की बात करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ओपेक रेजेस ऑयल प्राइसेस बाय 70% फॉलोइंग द आउटब्रेक ऑफ योम किपुर वॉर। योम किपुर वॉर क्या है? एक वॉर हुआ था बिटवीन इजिप्ट, इसराइल एंड सीरिया। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो यहाँ पे है इजिप्ट, यहाँ पे इसराइल और सीरिया। और ये वॉर किस लिए हुआ था? क्योंकि इस वॉर से पहले भी एक वॉर हुआ था बिटवीन इसराइल एंड अरब वर्ल्ड, और इसमें इसराइल ने जो है बहुत सारी टेरिटरी जो है हथिया ली थी। तो इजिप्ट ने कोशिश किया और सीरिया ने मिलके कि जो इसने पहले कैप्चर कर लिया था हमारे टेरिटरी को, वो हम इससे दोबारा ले लें। तो इसी को कहा जाता है योम किपुर वॉर। और उस टाइम ओपेक नेशंस ने क्या किया था, जो ये कंट्रीज जिसके मेंबर्स हैं, इन्होंने 70% प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया था इसराइल को, ताकि इसराइल को ये झुका सके, ताकि वर्ल्ड जो है इनकी बात सुन सके। December 1973, prices increased by an additional 130%. Arab members form OPEC and place embargo on shipment to the US and Netherlands. तो ये बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जब ये किसी भी कंट्रीज़ को अपनी बात मनाने के लिए ऑयल के प्राइसेस को या बढ़ा देते हैं या ऑयल एम्बार्गो लगाते थे। ऑयल एम्बार्गो क्या होता है कि हम आपको शिपमेंट ही नहीं करेंगे ऑयल की, दिस इज कॉल्ड ऑयल एम्बार्गो। अब ओपेक्स की चेंजिंग फॉर्च्यून की बात करें 1980s टू 1990s, तो आज के टाइम में तो 1 बैरल इज़ अराउंड $160 पर बैरल हो चुका है। एक बैरल जो होता है वो अराउंड 159 लीटर या 160 लीटर आप कह सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम $35 पर बैरल चलता था। फिर बाद में 1988 में बहुत $12 पर बैरल हो गया। आज के टाइम में तो 150-160 के आसपास चलता रहता है। So the 1980s saw a dramatic decline in OPEC's power as consuming nation reduced energy consumption, developed alternative energy resources. तो इस टाइम इसलिए ऑयल का प्राइसेस कम हो गए क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा फोकस करना चालू कर दिया, ठीक है। और न्यू वेस्टर्न और अलग अलग कंट्री से जो है शिपमेंट जो है वो बढ़ा दी। जैसे रशिया भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ऑयल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। तो इसलिए इनके प्राइसेस इस टाइम में बहुत ज़्यादा कम हो गए।
अब बात करते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की, इनके मेंबर्स के बीच में, वॉर बिटवीन मेंबर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, ईरान इराक वॉर हुआ था 1980 टू 88 में। उस टाइम सद्दाम हुसैन जो थे वो इराक के जो है प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जैसे पर्शियन गल्फ वॉर हुआ, वेनेजुएला पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, कतर ब्लॉकेड एंड सब्सिक्वेंट। कतर ने क्या किया, जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है कतर, ये अगर मैं जूम इन करता हूँ, ये कतर, इसने इस मेंबरशिप को अपना सस्पेंड कर दिया, मतलब विड्रॉल ले लिया। ठीक है, दिस कन्फ्लिक्ट डेमोस्ट्रेटेड हाउ नेशनल इंटरेस्ट ऑफन सुपरसीड ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी, लिमिटिंग ओपेक्स एबिलिटी टू एक्ट एज अ कोहेरेंट फोर्स इन द ग्लोबल ऑयल मार्केट ड्यूरिंग की पीरियड्स। अब बात करते हैं हम 21st सेंचुरी के चैलेंजेस की, प्राइस वॉलेटिलिटी की। अर्ली 2000 में प्राइसेस राइजेस ड्यू टू हायर ओपेक यूनिटी। उस टाइम ओपेक के अंदर यूनिटी थी, तो उस टाइम इन लोगों ने प्राइसेस बहुत ज़्यादा हायर किए, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। कॉपरेशन विद नॉन मेंबर्स, मिडल ईस्ट टेंशन एंड वेनेजुएला क्राइसिस, तो इन सब में इन लोगों ने कोऑर्डिनेशन बना के बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टेबल किया एंड दे अर्न अ लॉट। 2008 में ऑयल प्राइसेस रीच रिकॉर्ड लेवल नियर 150। 2008 में जो ऑयल के प्राइसेस थे वो इट टस्ट अराउंड 150, क्योंकि 2008 में जो है वर्ल्ड में जो है डिप्रेशन का टाइम चल रहा था। ओके, एंड दैट्स वाई दे इंक्रीज देयर प्राइसेस एज ग्लोबल डिमांड सर्जेस। 2008-9 में प्राइसेस कोलैप्स अमिड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ग्रेट रिसेशन। उस टाइम रिसेशन भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, इकोनॉमीज़ के पास, वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के पास पैसा नहीं होता था, तो उन्होंने डिमांड भी कम कर दिया एंड द कंजम्पशन ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम सब्सिक्वेंटली रेड्यूस। तो उस टाइम जो है इनको बहुत ज़्यादा लॉसेस को जो है फेस करना पड़ा। 2010 एंड 20 की बात करें, कंटिन्यूड वॉलिटिलिटी, मतलब चीज़ें जो ऊपर नीचे चलती रहती है, एज ओपेक अटेम्प्ट्स टू स्टेबलाइज मार्केट थ्रू प्रोडक्शन एग्रीमेंट। अब द क्लाइमेटिक चैलेंज की बात करते हैं, ओपेक्स एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स, मतलब अब ओपेक जो है इतना गैस ऑयल ये सब प्रोड्यूस कर रहा है, इससे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उसने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया, ग्लोबल वार्मिंग कंसर्न्स, इंटरनेशनल एफर्ट्स टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज थ्रेटनिंग लॉन्ग टर्म ऑयल डिमांड। तो ये इन सब चीज़ों पे अपना कंसर्न भी जो है वो रखते हैं कि हमें अपने जो एनर्जी का स्रोत होता है वो हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ऑयल एंड पेट्रोलियम। Environmental policy development, OPEC has attempted to develop a coherent environment policy in response to global climate initiative. Economic diversification की बात करें, members nation इंक्रीजिंगली इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो अब जो ये मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, ये भी बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आने वाले 30, 40, 50, 60 या 100 साल के बीच में इनका जो ऑयल रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर इन्हें भी रिन्यूएबल एनर्जी का जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। तो दे आर नाउ इन्वेस्टिंग मच मोर। सऊदी अरेबिया हैज़ बीन इन्वेस्टिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर टू फॉर देयर रिन्यूएबल एनर्जी टू प्रोड्यूस देयर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट एंड अदर सोर्सेज। अब बात करते हैं जो की प्लेयर, सबसे ज़्यादा बड़ा जो इस मेंबर का प्लेयर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया OPEC central player. Saudi influence within OPEC controls about 1/3 of OPEC's total oil reserve. जो जितना भी टोटल रिजर्व है उसका 1/3 जो है वो सऊदी अरेबिया जो है वो कंट्रोल करता है। हैज़ हिस्टोरिकली बीन विलिंग टू एडजस्ट प्रोडक्शन टू स्टेबलाइज मार्केट। और इसने हमेशा ये बात मानी है कि हमें अगर मार्केट को स्टेबलाइज करना है तो हमें कितना प्राइस रखना चाहिए, तो इस बात पे ही हमेशा मान जाता है। लेट द 1980 पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम डिफेंडिंग प्राइसेस टू मार्केट शेयर्स, इंक्रीज प्रोडक्शन ड्यूरिंग पर्सनल गल्फ वॉर टू मिनिमाइज मार्केट डिस्ट्रप्शन। अब हम अगर फ्यूचर ऑफ ओपेक की बात करें तो इनोवेशन, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज टू मेक ऑयल प्रोडक्शन क्लीनर एंड मोर एफिशिएंट। ये अपने इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं ताकि जो ये डिग करके पेट्रोल का प्रोडक्शन कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा क्लीनर और एफिशिएंट हो जाए। कॉपरेशन पे अपना एक्सपेंडिचर एंड पार्टनरशिप विद नॉन ओपेक मेंबर्स, एडेप्शन रिस्पॉन्सिव टू क्लाइमेट पॉलिसी, जितने भी जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, तो इसमें ये जितने भी क्लाइमेट पॉलिसी होती है उसको ध्यान में रखते हैं कि हमें भी ऐसा करना है, हमें भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड पेट्रोलियम। सो दिस अगर ओपेक की बात करें तो ओपेक पावर हैज़ वैक्ड एंड वेन सिंस इट्स क्रिएशन इन 1960, उतार चढ़ाव होते रहे हैं, एंड इट हैज़ कंटिन्यूसली बीन इवॉल्व्ड as an long oil reservoir and stabilizer of the market. Okay, its ability to adapt to energy transition, climate policies and technical change will determine its relevance in the decades ahead, and it has been one of the dominant group all over the world.
I hope you liked the presentation. Thank you very much, ladies and gentlemen.